हमारी पूरी हो। अति शिक्षकों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अति शिक्षकों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। अनशनकारी जिंदाबाद, 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 मातृशक्ति एकता जिंदाबाद, 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 अति शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। लाले लफे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शोषण करना बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आज जो है देहरादून में अतिथि शिक्षक सुदूर पहाड़ों से और अब देहरादून शिक्षा निदेशालय में पहुंच चुके हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब हमारा भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो आने वाली पीढ़ी जिसको वो पढ़ा रहे हैं उनका भविष्य कैसे वो सुरक्षित कर पाएंगे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल सरकार पर भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास होता है और उसके बाद उसका जियो जारी नहीं होता। इसलिए जो है बहुत सारे सवाल सरकार के जो कार्यप्रणाली है उस पर भी उठने बहुत लाजमी है। हमारे साथ राकेश इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अतिथि शिक्षक जो संगठन है उसके प्रवक्ता हैं। राकेश भाई, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि सीधे पहाड़ों से लेकर और देहरादून में आना पड़ा, अस्थायी राजधानी देहरादून में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा? सबसे पहले आपका और इस पहाड़ टीवी जो चैनल है, आपको माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन आपको नमन करता है और धन्यवाद देता है कि जो आपने जो 8 साल से कार्यरत अतिथि शिक्षक शिक्षिका हैं और प्रदेश के दूरस्थ से दूरस्थ विद्यालयों में पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक भी अतिथि शिक्षकों के भविष्य के प्रति कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया है, ना ही कोई लेखनी के माध्यम से किया है। सिर्फ और सिर्फ अखबारबाजी होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धरातल पर कोई भी काम नहीं किया है। और पूरे प्रदेश के जितने भी हम अतिथि शिक्षक शिक्षिका हैं, 95 विकास खंडों के हैं, 13 जनपदों के हैं, हम सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिका मजबूरन, जब हमारा शोषण हो रहा है, मजबूरन हम अपनी मांग को लेकर के इस शिक्षा निदेशालय देहरादून में आए हैं। वो हमने अपने विद्यालय में प्रधानाचार्यों को एप्लीकेशन दिया है। ये लिखा गया है कि हम आज से विद्यालय में अनुपस्थित होने के बावजूद हमारी जो उपस्थित है शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में होगी, और वो भी अपने मांग को लेकर, अपने फॉर फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। एक और तो हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें भी प्रसन्नता होती है कि हम उन गाँव के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं जहां कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है और वहां पर अतिथि शिक्षक और शिक्षिका काम कर रही हैं। वो भी तो महोदय आपने 25,000 रुपया कर दिया है वेतन, लेकिन धन्यवाद है आपके इस विचारधारा को भी। लेकिन जब अतिथि शिक्षकों को परवादन 125 रुपये 150 रुपये मिलता था और संडे का वेतन नहीं मिलता था, ग्रीष्मकाल शीतकाल आपने सब अपना ब्याज बनाया, उसके बावजूद भी अतिथि शिक्षक ने पूरे मनोयोग के साथ अपना शिक्षण कार्य किया। लेकिन आज का जो अतिथि शिक्षक है पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे भी हित प्रभावित हो रहे हैं। अभी कभी कभी आप कहते हैं कि हम प्रदेश में 2300 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं कि हम सिर्फ साइंस फैकल्टी इंटरमीडिएट टीचरों की भर्ती करने जा रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं विज्ञान विषय LT शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। लेकिन प्रयोजनवाद आज तक हमने सिर्फ शिक्षण में पढ़ा था, लेकिन महोदय आज प्रयोजनवाद स्वयं आप बन चुके हैं। इसका तात्पर्य होता है कि सुबह होते होते कुछ और कह रहे हैं, 2 घंटे बाद कुछ और कह रहे हैं, शाम होते होते कुछ और कह रहे हैं, रात होने पर कुछ और कह रहे हैं। अपने पहले राकेश भाई की बात बिल्कुल लाजमी है कि आखिर जो सरकारी सिस्टम है उसकी बातें समय के साथ क्यों बदल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारी बातचीत हुई है उससे एक लबो-लुबाब जो चीज का निकल के आया है कि जिन विद्यालयों में ताले लटकने वाले थे उन विद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक हैं वो गए, उन्होंने उन स्कूलों को संभाला और आज कहीं न कहीं जो पहाड़ी दुर्गम इलाकों में जो स्कूल चल रहे हैं वो अतिथि शिक्षकों की वजह से चल रहे हैं। राकेश भाई, एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारें जो है कैबिनेट में कोई फैसला लाती हैं और उसके बाद जो है उससे ही मुकर जाती है। दरअसल कैबिनेट में माननीय धामी सरकार ने हमारे जो 3 बिंदु थे, पहला बिंदु था कि अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न माना जाए, दूसरा पद था कि अतिथि शिक्षकों की गृह जनपद वापसी, और तीसरा जो बिंदु था
उसमें ये था 15,000 से बढ़ाकर मानदेय 25,000 रुपये किया गया। लेकिन हम जो उनका 15,000 से 25,000 रुपये अतिथि शिक्षकों के लिए आपने बैठे ही किए हैं, इसके लिए सारा अतिथि शिक्षक संघ आपको धन्यवाद भी देता है, नमन भी करता है। लेकिन उसके जो 2 बिंदु थे, अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न माना जाए, एक गृह जनपदी वापसी, उसका आज तक भी कोई अता पता नहीं चला है। कभी कभी कहते नहीं कैबिनेट में ही नहीं आया था, और कैबिनेट में नहीं आया था तो हमारे सम्मानित नमन करता हूं मीडिया को जिन्होंने वहां कैबिनेट की बात हम तक पहुंचाई। तो वो बिंदु कहां गया बीचों बीच? इससे साफ जाहिर होता है कि आप प्रदेश के युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं और इनका शोषण कर रहे हैं। और इसमें यही है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हमें चाहे हम यहाँ एक ही चीज लेके आए हैं, या तो हमें तदर्थ नियुक्ति दो या तो हमें बाहर कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज उत्तराखंड का जो युवा है, अतिथि शिक्षक है, वो जाग चुका है। और एक नारा याद आता है कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, शिक्षा निदेशालय पर हल्ला बोल, विभाग पर हल्ला बोल। तो ये जो बुलंद आवाज है राकेश भाई की, जो संगठन के प्रवक्ता हैं, और अपनी बुलंद आवाज के जरिए वो सरकार को जगाना चाहते हैं और उनसे ये एक रिक्वेस्ट जो उनकी है, चाहते हैं कि सरकार जो है अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करे। हमारे साथ एक मैडम भी यहाँ पर हैं अभी मौजूद। क्या कहेंगे मैडम अपने बारे में, अतिथि शिक्षकों को लेकर के पहाड़ों से चल करके या अन्य जगहों से चल करके सीधा देहरादून आकर धरना करना पड़ा? सर, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हमने निर्णय लिया है, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, ये हमने मजबूरी में लिया है। क्योंकि सर हमारा बहुत शोषण हो चुका है 2015 से लेके आज तक। और सर अगर हमारा रिजल्ट देखा जाए, हमारी बोर्ड चुनाव में ड्यूटी देखी जाए, बोर्ड में ड्यूटी देखी जाए, सर मैं मुख्यालय के विद्यालय नरेंद्र नगर में हूँ। लेकिन सर कभी ऐसा आदेश आ जाता है अचानक से, मतलब हमने बोर्ड परीक्षाएँ करवा दी, ठीक है, हमें चुनाव भी हमने ड्यूटी कर ली, लेकिन कभी बीचों बीच परीक्षा हो रही, एक पाली में हमने ड्यूटी दे दी, टीटी का पेपर हो रहा, आयोग का पेपर हो रहा, दूसरी पाली में बीओ से आदेश आ जाता है कि गेस्टों की ड्यूटी न लगाई जाए। कैसा, मतलब हमारा कोई आत्मसम्मान नाम की हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है सर। और सर सिजेरियन डिलीवरी होती है, हमारे साथ में एक मैम थी और उसको बीओ सीओ पे जाने के बाद भी कुछ छुट्टी नहीं मिली। तो सर मतलब उसे बोला गया कि आपकी कोई छुट्टी नहीं है। क्या मातृत्व अवकाश नहीं है? नहीं है सर, कोई भी मेडिकल भी कोई लीव नहीं है। और उसे बुलाया गया, फिर उसे एम्बुलेंस से ऋषिकेश आना पड़ा, उसे ज्वाइनिंग के लिए स्कूल बुलाया गया। बिल्कुल, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है कि एक अतिथि शिक्षकों को आप रखते हैं और 4,000 अतिथि शिक्षक इस वक्त 13 जिलों के भीतर मौजूद हैं, और वहाँ कई जो देख सकते हैं आप, जो महिला जो शिक्षक हैं, वो शिक्षिकाएं हैं, वो भी मौजूद हैं, लेकिन मातृत्व अवकाश नहीं मिलता, मेडिकल नहीं मिलता, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती। क्या कहेंगे? हाँ सर, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून आप सबको। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैडम ने जैसे बोला है कि या तो हमें तदर्थ करो या तो सर हमें बाहर का रास्ता निकाल दो, मतलब हमें बाहर ही कर दो। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी तो वैसे भी ना इधर से ना उधर से ना सर। क्योंकि मैं तो उत्तरकाशी से हूँ सर, फिर यहाँ चमोली में मेरे बच्चे भी हैं छोटे 2, फिर उनको लाने में चमोली में जॉब करती हैं? चमोली में जॉब करती हूँ हाँ सर। तो ये है कि हम अपने बच्चों को भी नहीं ला सकते, क्योंकि हम कब निकल जाएंगे इसका कोई भरोसा है नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लटकाने, अटकाने और भटकाने का जो काम हो रहा है अतिथि शिक्षकों को, इसीलिए लगातार नाराज होकर के अब देहरादून आए हैं। क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे पद सुरक्षित कर दिए जाएं। हम एक जनपद से दूसरे जनपद में कार्यरत हैं, हम अकेले रहते हैं, बच्चे हमारे अकेले रहते हैं, है ना। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है, ना कोई मेडिकल है ना मातृत्व अवकाश है। बस यही चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित कर दिया जाए, या तो हमें सीधा तौर से बाहर कर दिया जाए या सीधा तौर हमारा भविष्य सुरक्षित कर दिया जाए। क्या आप सीधे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि क्या अतिथि शिक्षकों का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है? उनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बॉर्डर से हमें दूसरे बॉर्डर पे फेंका गया। एक बॉर्डर तो हमारा उत्तरकाशी है जो तिब्बत या चाइना के बॉर्डर से लगाओ, फिर हम दूसरे बॉर्डर चमोली में पहुंचे हुए, यानी कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर हमें आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है ये हम जानते हैं। और अपने छोटे छोटे बच्चों के 6 महीने के बच्चे हमने छोड़ रखे हैं, उनको हमने ऐसे ही छोड़ रखा, उनकी कोई किसी तरीके से केयर नहीं हो पा रही क्योंकि हम उनसे दूर हैं। तो यही कहना चाहूँगी, या तो हमें तदर्थ कर दे या हमें मतलब कहीं भटकना ना पड़े, बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए। इस तरीके से हम अपनी फैमिली को भी अपने साथ रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी अपने साथ रख सकते हैं। हम यही चाहते हैं, या हमें अंदर कर दो या फिर बाहर कर दो। बिल्कुल,
एक असुरक्षा की भावना अगर शिक्षक के भीतर है तो यह अपने आप में गंभीर सवाल कहीं ना कहीं सिस्टम पर खड़े करता है। एक शिक्षक जो कि असुरक्षित है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और दूसरा बड़ा विषय जो लगातार हमारी बात हो रही है अतिथि शिक्षकों के साथ कि आखिर सरकार ऐसी नियमावली क्यों नहीं बनाती, आखिर सरकार जो है, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जनपद है, वहां पर जो है इनकी नियुक्ति की कोई ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं बनाती। ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है, क्योंकि जो है कई बार इस मामले को लेकर के भी सिस्टम में, सरकार में, नीतियों में फेरबदल को लेकर के बातचीत हुई है कि जो कर्मचारी जिस जिले का है, यदि उसे उसी जिले में काम करने का मौका मिले तो वो दोगुनी ऊर्जा और डबल ताकत के साथ कहीं ना कहीं वहां काम कर सकता है। ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी।